अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स गुरु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनलॉक द सीक्रेट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो बेसिकली इसको हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है और आज हम मॉड्यूल नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जितने भी बेसिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो सारा मॉड्यूल 1 में शामिल होगा और ये तकरीबन 7 से 8 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा मॉड्यूल नंबर 1। सो आज हम अपना पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और वो है सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, यानी जुमला क्या होता है। बेसिकली इसको डेफिनेशन हमने पढ़ना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं, मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सिखाने वाला बनाऊं। सो इस डेफिनेशन को हम समझेंगे और ऐसे समझेंगे कि हम इस काबिल हो जाए कि आगे अगर किसी को समझाना हो तो हम कैसे इसे समझा सकते हैं। सो डेफिनेशन पर गौर करना कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड which gives complete sense is called sentence, यानी अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो कुछ ना कुछ मतलब बना रही हो, यानी उसे हमें कंप्लीट माना समझ में आ जाए, तो ऐसे अल्फाजों के मजमुए को हम सेंटेंस कहते हैं। यानी अगर हमारे सामने ये सेंटेंस जो मौजूद है, अली इज़ गोइंग टू लाहौर, इससे हमें पूरी बात समझ में आ रही है कि अली जो है वो लाहौर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूँ, अंडर द ट्री, सो आप मुझे बताइए कि क्या इससे हमें कंप्लीट सेंस मिल रही है, यानी हमें पूरी मतलब समझ में आ रही है। नहीं, ट्री के अंदर क्या, तो हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। इसके अलावा मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखूंगा, एट द डोर। सो इससे भी हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही, इस वजह से इसको भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते। मैंने एग्जाम्पल भी बहुत कम डाले हैं इस टॉपिक्स में। बेसिकली इसमें इतने कुछ कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज़ें नहीं होती और ना ही कोई लॉजिक वाली बातें होती है, लेकिन बस आपको एक दफ़ा इसकी रिवीजन करवानी है। बाकी ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा है अपने बचपन में, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। जिन बच्चों ने अगर किसी भी वजह से ये नहीं पढ़ा हो, ताकि वो भी हमारे साथ एक ही ट्रैक पर चल सके। पढ़ेंगे आगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड ऑफ सेंटेंसेस में है हमारे पास असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, यानी हमारे पास 4 टाइप्स है। इसको 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले 2 थोड़े से मुश्किल है, बाकी जो 2 है वो बिल्कुल आसान और इजी है, यानी पहले 2 में क्वेश्चन बनने के चांसेस है और बाकी जो एंड में 2 है उसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं, बस आपको सिंपल याद होने चाहिए। सो बढ़ेंगे पहले टाइप की तरफ, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ऐसे जुमले होते हैं जो हम सिंपल स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं या इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जुमलों को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मैंने शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स इस वजह से बनाए ताकि आप जब नोट्स बनाए और उसको रिवाइज करना चाहे तो आपसे कम टाइम ले रिवीजन के लिए। सही है, तो आपने नोट्स बनाने हैं। पहले भी मैं कह चुका हूँ कई दफ़ा कि मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता, और अब भी मैं आपको कह दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो हम पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते, आपको अपने नोट्स खुद बनाने होंगे। और इसकी रीज़न मैं साथ साथ बताता चलूँगा कि आपको अपने नोट्स खुद बनाना क्यों ज़रूरी है। सो बेसिकली असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव। याद रखना, ब्लैक मार्कर से जो कुछ भी लिखा हुआ है वो दरअसल स्ट्रक्चर है, मतलब उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी है वो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी बच्चे को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आने वाले वक्त में इन चीज़ों को हम बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे। सही है, अली इज़ गोइंग टू लाहौर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। सही है, दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब,
मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सही है, यानी अफर्मेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे होते हैं। सही है, अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे होंगे तो ये होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, और ये असर्टिव सेंटेंस का टाइप है। दरअसल नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जो नेगेटिव सेंस में बात कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसमें बस सिर्फ एक वर्ड का इजाफा हुआ है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है जैसे अफर्मेटिव का था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नोट का इजाफा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे हमने अली इज गोइंग टू लाहौर, यानी अली लाहौर जा रहा है, उसको हमने नेगेटिव में बनाया अली इज नॉट गोइंग टू लाहौर, यानी अली जो है वो लाहौर नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट पे हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे मेन वर्ब, इजाफा बीच में सिर्फ नोट का हुआ है और बाकी सब कुछ सेम है। ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख रहा। बहुत ही सिंपल बातों से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। शायद कुछ बच्चे ये वीडियो लीव कर जाए कि इतना सिंपल सर पढ़ा रहा है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जब हम आगे जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बेसिक में ना हो। अगर अब से हम बेसिक क्लियर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चरों में ये होगा कि आप बड़े से मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी इजीली समझ पाओगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसकी डिफिनेशन है कि अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। फर्दर डायरेक्ट इंटरोगेटिव के फिर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। पहले ये समझते हैं कि डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है। डायरेक्ट इंटरोगेटिव ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, यानी अ सेंटेंस दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी डायरेक्ट सवाल पूछने के लिए जो भी जुमले हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम डायरेक्ट इंटरोगेटिव कहते हैं। अब डायरेक्ट इंटरोगेटिव के फर्दर दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन है यस नो क्वेश्चंस, दूसरा है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और याद रखना कि यस नो क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं। अगर हम यस कहेंगे तो सामने जिसने भी क्वेश्चन पूछा होगा तो उसको बात पूरी समझ में आ जाएगी, अगर हम नो कहेंगे तब भी पूरी बात समझ में आ जाएगी, यानी एक्सप्लेन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अगर हम यस या नो से जवाब दे तो बात मुकम्मल हो जाएगी। अब WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके जवाब में हम यस नो नहीं कह सकते, हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। सही है, ये स्टार्ट होता है WH से, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले WH फैमिली आएगी। WH फैमिली क्या होती है आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आगे जाके हम इसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। हम चाहकर भी इसका जवाब यस और नो से नहीं दे सकते, क्योंकि सामने वाले को कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। अब एक इम्पोर्टेंट रूल है, रूल ये है कि अगर एक क्वेश्चन में हमारे सामने यस नो वाला क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस दोनों एक साथ आ जाए तो हम उस सूरत हाल में क्या करेंगे। उस सूरत हाल में आपके स्क्रीन पर आपके सामने स्ट्रक्चर भी नज़र आ रही होगी। जो पहला सेंटेंस होगा उसे हम तो इंटरोगेटिव लेंगे, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस होगा वो असर्टिव होगा, भले वो यस नो वाला हो या WH हो, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर असर्टिव में हमने डिस्कस किया वही स्ट्रक्चर सेकंड वाले सेंटेंस की होगी। अब कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उस एग्जांपल में आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और रूल्स आपने देख लिए हैं। पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग। हमने अभी पढ़ा कि अगर यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस एक ही सेंटेंस में आ जाए तो पहला सेंटेंस तो इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा, लेकिन दूसरा इंटरोगेटिव में नहीं बल्कि असर्टिव फॉर्म में होगा। और असर्टिव में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है, मतलब यहाँ पे यू गलत है, यहाँ पे आएगा यू आर। सही, यहाँ पे क्या आएगा वेयर यू आर गोइंग, यानी असर्टिव फॉर्म में आएगा। दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, कुड यू टेल मी व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ।
हमने ये पढ़ा था कि पहला सेंटेंस तो सही है, इंटरोगेटिव है, लेकिन दूसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होगा बल्कि असर्टिव होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा, मतलब यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ सही होगा, यानी कुड यू टेल मी व्हाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे सही होगा। अभी तक जो हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस किया इस लेक्चर में वो ये रूल था, क्योंकि इससे पहले तो सिंपल नॉलेज थी, शायद वो आपको पहले से भी हो शायद हो, लेकिन ये जो रूल्स है ये ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होती। दूसरे टाइप पे जाएंगे, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा, मतलब जो पूछने वाला होता है वो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता। मिसाल के तौर पर आई वॉन्ट टू नो व्हाट योर नेम इज, यानी अगर आप यहाँ पे देखो, ना तो हेल्पिंग वर्ब यानी ना तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है और ना ही एंड में मैंने कोई क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का कोई लेना देना नहीं है इंटरोगेटिव के साथ, बस ऐसे ही इसको इसमें ऐड किया हुआ है, इस वजह से हम इसको इसमें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंटरोगेटिव, नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती और ना ही एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। बस हम इसको इंटरोगेटिव में इस वजह से पढ़ते हैं कि इसमें भी सवाल पूछा जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। द टीचर आस्क्ड द इंट्रोड्यूस Who was he and why was he occupying his chair? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या एरर है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। सही है। ये आपका मिसाल के तौर पर एक टेस्ट हो गया, ये आप मुझे बताएंगे किस में? कमेंट में। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी कि मैं आपको जवाब दे सकूं। सही है। दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। आई एम अनश्योर अबाउट वेदर विल दे अटेंड पार्टी। हमने अभी पढ़ा कि अगर इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव हो तो उसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा बल्कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा। यहाँ पे सही जो है वो ऐसा लिखा जाएगा, दे विल, यानी आई एम अनश्योर अबाउट वेदर दे विल अटेंड पार्टी। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को ये भी मसला पेश आ रही होगी कि उन्हें सब्जेक्ट पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आगे जाके हम इस पर भी एक अलग से कंप्लीट इसी मॉड्यूल में यानी बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे कि हम कैसे बड़े से बड़े सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे इजीली पहचान सकते हैं, ताकि जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पहचानेंगे तब तक हम एरर फाइंड नहीं कर सकते। तो हम कैसे बड़े से बड़े सेंटेंस में या पैराग्राफ में पार्ट्स ऑफ स्पीच को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस हर एक टॉपिक के लिए मैंने अलग अलग लेक्चर रखा हुआ है, इंशाल्लाह उसमें आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिस टाइम में जो पढ़ा रहा होता हूँ बस आपने उसी पे ध्यान देना है, एक्स्ट्रा टॉपिक पे आपने कोई ध्यान नहीं देना। फिलहाल जिस तरह आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कवर होती जाएगी। याद रखना कि ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं एक ही चीज़ मतलब सब कुछ मैं एक ही लेक्चर में आपका कवर करवा दूँ। कुछ चीज़ें आपको अभी समझ में आ रही होगी, कुछ नहीं आ रही होगी, इंशाल्लाह आगे जाते जाते आप खुद ब खुद समझ जाओगे। तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। प्लीज लेट मी नो इफ कैन यू ज्वाइन अस फॉर डिनर। अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है। क्या ये सही है? आप बताइए क्या ये सही है? एक दफ़ा खुद ये सेंटेंस रीड करें और मन में सोचे कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। बेटा ये सेंटेंस भी गलत है, यहाँ पे सही होगा यू कैन, इफ यू कैन ज्वाइन अस फॉर डिनर। यहाँ पर हमारे जो असर्टिव और इंटरोगेटिव है वो कंप्लीट होता है और आगे बढ़ेंगे और आगे हम डिस्कस करेंगे इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटेंस के सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हमने उसके दो काइंड्स डिस्कस किए, यानी 4 काइंड्स होते हैं।
टोटल उनमें से असर्टिव हमने डिस्कस किया, असर्टिव में हमने अफर्मेटिव देखा और नेगेटिव देखा, उसके बाद हमने इंटरोगेटिव, फिर डायरेक्ट के 2 टाइप्स और इनडायरेक्ट के फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा। और मैंने आपको बताया था कि हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, उसकी मेन रीज़न ये है कि मैं अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं तो पीडीएफ तो हज़ारों मौजूद है इंटरनेट पर, लेकिन जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे सो आपने अपने हाथ से बनाए होंगे तो आपके लिए रिवीजन भी आसानी से होगी और आपका दिल भी करेगा रिवाइज करने को। सो पूरी कोशिश करना कि आप इसके नोट्स बनाओ और इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने पूरी डिफिनेशन नहीं लिखी। मैं ये चाहता हूँ कि जितना शॉर्ट मैं कर सकूँ मैं आपके लिए करूँ और आपको समझ भी आए साथ साथ। सो हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब जो 2 टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल और आसान है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ना कुछ याद करने की ज़रूरत है और ना ही कोई रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और ना ही कोई एक्सेप्शन है। सो स्टार्ट करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले होते हैं जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कमांड देने के लिए या एडवाइस देने के लिए या किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए या ऑर्डर देने के लिए जो भी जुमले हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है या डू से स्टार्ट होती है या डू नॉट से या लेट से। सो बेसिकली ये ज़्यादातर इनसे स्टार्ट होती है। सो हमने ये माना कि ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डू नॉट टॉक टू हर, पहले सेंटेंस आप पढ़ोगे डू नॉट टॉक टू हर, ये स्टार्ट हुआ है डू नॉट से, दूसरे में वर्क हार्ड, तीसरे में प्लीज पिक अप द नोट्स व्हेन यू कम, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है क्लोज द डोर, यानी दरवाजा बंद करो। आप इन सेंटेंसेस पर गौर करोगे तो आपको सब में यही नजर आएगा, कुछ सेंटेंसेस में ऑर्डर दी जा रही है, कुछ सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की जा रही है और कुछ सेंटेंसेस में एडवाइस दी जा रही है। सो ऐसे जुमले जिसमें कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जाए उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो भी इसी तरह सिंपल है, उसमें भी कोई रूल्स वगैरह नहीं है और वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और रिएक्शंस बताते हैं और ये ज़्यादातर इसका स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादातर या तो वर्ड से स्टार्ट होता है या तो हाउ से और या तो इंटरजेक्शन से। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आगे जाके हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए। आपने मुख्तलिफ सेंटेंसेस में देखा होगा हुर्रे, वाव, अलास, ये सारे इंटरजेक्शन ही होते हैं। सही है, यहाँ पे मैंने कुछ 2 मिसालें लिखी है लेकिन ये ज़्यादातर स्टार्ट होता है किससे? इंटरजेक्शन से। मिसाल के तौर पर हाउ सैड इज दिस, हाउ सैड इज दिस, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है हाउ से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हुर्रे आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, यानी मैं जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में नहीं लिखा था, उसकी मेन रीज़न ये कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ही सब टाइप है और ये बहुत ही सिंपल है। सो ये ऐसे जुमले होते हैं जो हम ब्लेसिंग, कर्स और विश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 2 दफ़ा मैंने इस वजह से लिखा है, एक दफ़ा मैंने एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगाया, दूसरी दफ़ा मैंने फुल स्टॉप लगाया। उसकी मेन रीज़न ये है कि इसमें आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगाओगे तब भी सही है, अगर आप फुल स्टॉप लगाओगे तब भी सही है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें जो मे है, मे ये अंडरस्टूड है। कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें ये लिखा नहीं होता लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि इसमें मे होता है। मिसाल के तौर पर आपने अगर ज़िंदगी में सुना हो या कहा हो तो हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, हम कभी भी ये नहीं कहते कि मे गॉड ब्लेस यू। मैंने लिखा तो मे गॉड ब्लेस यू है लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, उसमें जो मे होता है वो अंडरस्टूड होता है। सही है। इसके अलावा गेट वेल सून, गेट वेल सून में मैंने मे नहीं लिखा लेकिन मे दरअसल अंडरस्टूड है, यानी मे गेट वेल सून। सही, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया, यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाए हैं, यहाँ पे मैं दोनों भी लगा सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं फुल स्टॉप भी लगा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा, बिल्कुल 100% सही होगा। सो यहाँ पे हमारे जो सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद हम लेक्चर पार्ट 2 यानी मॉड्यूल नंबर 1 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे होंगे जिसमें हम प्रेस,
और प्रेस के टाइप्स डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट पर, आप कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दे सके। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप ये वीडियो वेबसाइट पर देख रहे हो तो आप वेबसाइट पर कमेंट करके पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई ज़रूर करें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है। और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आने वाले वक्त में जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। और कोशिश करना कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, या तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें या तो टेलीग्राम चैनल, जो आपको इजी लगे वो ज्वाइन करें, ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सकें। सही है। और उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और ख़ास तर कमेंट से। जब आप कमेंट करते हो तो हमें और भी मोटिवेशन मिलती है। तो कोशिश करना कि ये कमेंट और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप अभी तक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आप सीखना चाहते हो। सो हम भी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप सपोर्ट करोगे। अल्लाह हाफिज़।